ऐसा इंटरव्यू नहीं है जो रियाना फ्लाशी करती थी या डेविड फ्रॉस्ट करता था। ये इंटरव्यू भी नहीं है, ये खराज तहसीन है उनको कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने से लेके आज तक, मैं पहले तो खराज तहसीन आपकी वालदा को भी पेश करना चाहता हूँ। मैं छोटा था लेकिन मैंने उनके हाथ की रोटियां खाई हैं, उनकी चाह में तमाचे नहीं खाए। और आपकी नानी भी फारसी की साहिब दीवान शायरा थी। तो मैं आपसे तो ये पूछूंगा नहीं कि ये शौक कहाँ से पैदा हुआ, उस पर तो खुद आपको पता है कि आपके पसंदीदा शायर ने कहा है कि ये दिल तभी से गोए है मैदान इश्क का, फिरता था जब गली में तू गेंदें उछालता। आप अभी बहुत सी खवातीन यहाँ थी, ऐसी थी, अदीनुरुद्दीन शाह बैठी है और कुछ उठ के गई हैं जो शख्सी आज़ादी पर, जेंडर इक्वालिटी पर और खवातीन के हुकूक पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लेकिन ये वाक़या अभी तो शुरू नहीं हुआ। ये जो एक मुनहनी सी लड़की 50s में जब आई, उस वक्त तो पर्दे के बगैर भी समाज में घर से बाहर निकलना ममनू था, और उसमें फिर मुशायरा पढ़ना और घर की इजाज़त। सो एक नन्ही बहुत दुबली पतली सी बहुत बड़ी सी शॉल लेके मुशायरा पढ़ने गई जोश साहब और जिगर साहब के साथ, और फिर उसके बाद उनके भी होश जाते रहे और मुशायरा वहाँ से अपने पल्लू में बांध के लूट के आ गई। उस वक्त आप अगर वुमेन एक्टिविज्म की बात करें तो ये इतना बड़ा एक्टिविज्म था कि आके हजारों मर्दों के दरमियान, उनकी भूखी नजरों के दरमियान, क्योंकि लड़कियों को वो उनसे शेर नहीं सुनते थे, उन्हें देखने के लिए जाते थे, और तबसरे भी उसके अंदर एक लड़की ने तनहा निकली और वो किया। फिर ज़रा आपा बहुत खुश नसीब रहीं, और वो लोग भी बहुत खुश नसीब रहे जो इनके साथ जिनका वक्त गुजरा। और वो लोग कौन थे? जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हो, मगर ऐसे भी हैं। फैज अहमद फैज इनके घर में रहते थे भैया। फैज अहमद फैज का नाम सुना है तुम लोगों ने बच्चों? इनके घर में रहते थे। फराज लंदन जाते थे तो इनके घर में रहते थे, साकी फारूकी, और एक पूरा ऐद था कि जिसको, तो मैं आपसे, मुझे फिर एक और जॉन भाई आपका शेर याद आ गया कि यादें हैं कि बलवा है चलते हैं चाकू मुझ में। तो मैं कोई सवाल ववाल नहीं करना चाहता, मैं आपको आपकी मेमोरी लैन में लेके जाना चाहता हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस में ज़रा जब हम और आप और हमने शुरू की तो उस वक्त इस 438 के हॉल को भरने के लिए 2 घंटे इंतज़ार करते थे, और आप कहती थी भाई क्या है मजाक, बस शुरू कराओ, 10 आदमी भी बैठे हो वक्त पे शुरू कराओ। आज ये है कि पहला साल है कि आर्ट्स काउंसिल अपनी बाउंड्री से निकल के YMCA में गया और 10,000 से ज़्यादा नौजवान उसका हिस्सा थे। ये ज़रा अब ये जो नौजवान हैं सारे, ये आते ही नहीं थे यहाँ। अभी मैं अमेरिका गया, नौजवान किसी उर्दू अदब के किसी फंक्शन में नहीं थे, और उन सब के वालिदैन को ये मसला था, तो यूनिवर्सिटियों को कनेक्ट किया। और आज अगर आप पूछेगी ना तो आपको कराची यूनिवर्सिटी तो नजर आएगी, SMC नजर आएगी, लेकिन आपको जाम शोरो, नवाब शाह, मीरपुर खास और रोडी की यूनिवर्सिटियां भी नजर आएंगी। तो मैं चाहता ये हूँ कि जो आपका विजडम है उस पर बात करें, और बस आप बात करें, फिर आपकी शोरा शायरी है, आपकी किताब भी आने वाली है, फिर उसके बाद आप इनसे बात भी करें कि इसकी ज़रूरत क्या है इस सब की। तो मैं या तुम लोग अपने लिए तो एक बहुत ज़ोर से तालियां बजाओ सारे के सारे। ज़रा पर अब आप बोलेंगे, मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा, जहाँ आप बोलना बंद करेंगे, बस मैं मुझे चाहिए कि आपसे कुछ तो आपकी सिग्नेचर नज़्में वो भी चाहिए, और कुछ आपकी नई किताब है उसमें से कुछ चीज़ें आपकी पसंदीदा हैं वो भी चाहिए, और कुछ थोड़ा सा आपसे अच्छा इंतखाब किसी के पास भी नहीं है। कोई एक शेर
सौदा का, कोई दो शेर मीर के, कोई आतिश का, कोई मुसफ़ी का, आपसे बेहतर। बस मैं खामोश हुआ। कितनी तालियां बजानी चाहिए अपने ऐश की सबसे बड़ी शायरा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शाह। देखिए, जहाँ तक शायरी की शुरू करने के सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने एक मजमून में लिखा है, उनसे किसी ने कहा था कि आप अपने बारे में बतलाइए। अच्छा शेर है, किसी का नाम नहीं लिखा मौलाना ने कि शेर किसका है। वो शेर ये था कि आज अपनी है सरगुज़िश लोगों, कल इससे कहानियाँ बनेंगी। तो जब हम अपनी सरगुज़िश से अपने हालात सुनाते हैं तो फिर सुनने वाले उसको अगर किसी के जहन में याद रह जाते हैं तो उससे फिर कहानियाँ बनती हैं, और वो कहानियाँ फिर नस्ल दर नस्ल चलती हैं और लोग उनको पढ़ते हैं। मैंने ख़ुद एक ऐसे घराने में आँख खोली जिसमें सब लोगों को एक अदबी ज़ौक़ था। मेरे वालिद को भी और वालदा को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे नाना की वो एक ही बेटी थी और उन्होंने भी अपनी सारी मोहब्बत और जो कुछ उन्हें आता था उन्होंने अपनी बेटी पर कुर्बान कर दिया था। तो सबसे ज़्यादा जो मेरी हिम्मत बढ़ाई शायरी के सिलसिले में वो मेरी माँ ने बढ़ाई। जब मैं 6-7 साल की उम्र में भी कुछ बंदी करके उनको सुनाती थी तो वो उसको बड़े शौक़ से सुनती थी, मुझे राय मशवरा देती थी। देखिए, एक हिंदुस्तान से काफ़ी साल हो गए किताब शाये हुई थी, लड़की का नाम शायद अरवशी था या कोई और नाम था, मुझे नाम याद नहीं रहते। उसने बड़ा अच्छा सर्वे किया था कि तकसीम के बाद जो ख़ानदान जिन्होंने यानी मतलब अपने आप को दूसरे मुल्क में लेके आए, अपनी एक जगह छोड़ी, तो उसमें वो ख़ानदान ज़्यादा तरक्की करते रहे जिनकी माएँ ज़िंदा रहें और बाप मर गए, और जिनकी माएँ मर गईं और बाप ज़िंदा रहे वो ख़ानदान उतनी तरक्की नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ माँ का वजूद होता है कि जो जिस हाल में भी हो वो अपने बच्चों को कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से देती ही रहती है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने, हालांकि मेरे बाप को भी बहुत शौक़ था, मगर और मेरे बाप का ताल्लुक़ एक ऐसी जगह से था जहाँ शेर व शायरी का बड़ा रिवाज था। वो बदायूं में उनके बाप, मेरे बाप के बदायूं के। तो लेकिन मैं आज भी इस पे मेरा यकीन है कि मुझे जो कुछ मिला, चाहे वो मेरी आवाज़ हो जो कि एक ज़माने में बहुत अच्छी थी, और चाहे मेरी शायरी हो, वो मुझे अपनी माँ से ही मिली। हमारे घर में ये होता था, रात में सब मिल के बैठे हैं, बहुत सारे बहन भाई हैं, तो बैतबाजी शुरू हो गई, कभी बहस शुरू हो गई। बैतबाजी से सबसे बड़ा फ़ायदा जो बच्चों को होता है वो उनको शेर पढ़ना आ जाता है, क्योंकि अगर कोई गलत शेर पढ़ता था तो घर का एक बुज़ुर्ग उसको अलकत कर देता था कि नहीं, तुमने गलत पढ़ा तो हम ये शेर नहीं लेंगे। मेरे ख़्याल में अगर लोग सब बैठ सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देख लें आप समझती हैं, आप तो नहीं समझती। यहाँ ज़्यादातर हमारे बुजुर्ग शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे बच्चे इससे दूर हो गए, उससे दूर हो गए। ज़रा आप खूब समझी हैं क्योंकि आपने दुनिया देखी है। आपको ज़बान और सकाफत तो अपनी रखनी पड़ेगी, लेकिन उसकी पैकेजिंग इन बच्चों की कम्युनिकेशन के हिसाब से करनी पड़ेगी। बस वही काम हमने किया है। तो बैठ जाइए। वो ज़रा आप ये कह रही हैं कि आप सब बैठ जाएं। देखिए, हमारे यहाँ असल में पाकिस्तान जिस जिन मरहलों से गुज़रा और गुज़र रहा है उसमें बड़ों का कसूर ज़्यादा है, बच्चों का कसूर। आपसे दरख्वास्त है कि ये सीढ़ियाँ भी बिल्कुल साफ हैं, हॉल भर गया है तो सीढ़ियों पे बैठ जाइए। जी ज़रा बस, सॉरी। उसमें
बच्चों का कसूर क्या है? आप तो बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे, जिस तरह की बात उन्हें सिखाएंगे वो सीखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती थी। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं गाजी को देखती हूँ तो मुझे कर्रार साहब याद आते हैं। मैंने तहजीब, तमीज़, गुफ्तगू का अंदाज़, जिस तरह से वो बात करते थे, ऐसा लगता था जैसे एक हल्की सी नदी करीब में बहती चली जाती है। मीठा पानी, सुबक रफ्तारी, मैंने इस तरह की बात करते किसी को देखा ही नहीं। ना अपनी इल्मियत का इजहार, न किसी को मरूब करने की सलाहियत, ना वो खुद किसी से मरूब होना। ये तमाम बातें उन लोगों में थीं। सही आलिम, मौलाना रूम ने कहा है कि असली आलिम को सिर्फ आलिम होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि फराख दिली इल्म से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे जो लोग अब नहीं हैं, जो हमें बहुत कुछ दे के चले गए, अस्करी साहब थे, कर्रार साहब थे, अरे ये तो अजीबो गरीब लोग थे। ये मेरी खुशकिस्मती कि मुझे इनसे मिलना नसीब हुआ। ये मेरे सामने इफ्तिखार बैठे हैं, इनकी आज जो शायरी की धूम है या इनको लोग इतना पसंद करते हैं, मैं सच कहती हूँ ये उन्हीं बुज़ुर्गों की सोहबत का असर है जिनके पास ये बैठे, जिनकी इन्होंने इज्जत की। मुझे जो कुछ आया उन्हीं लोगों से आया। जब मैंने जिगर साहब, जब मैं लाहौर में पहली दफ़ा मशायरे में गई, उसमें जिगर साहब भी थे, कोई जस्टिस थे जो सदारत कर रहे थे। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, 1 गज़ल, 2 गज़ल, 3 गज़ल, जैसा उस ज़माने का मशायरे में पढ़ने का रिवाज था, तो वो जज साहब उठे और उनको कोई बहुत बड़ा फूलों का हार पहनाया गया था। वो अपनी कुर्सी से उठे और वो फूलों का हार उन्होंने मुझे पहना दिया। और वहाँ ये वसीउल क़ल्बी की मैं बात कह रही हूँ। देखिए वो तो फूल पहने कुर्सी सदारत पे बैठे थे और जज थे। मुमकिन है उस ज़माने में कि चीफ जस्टिस हों पंजाब के, मुझे अब याद नहीं, लेकिन वो उठे और उन्होंने अपना हार जो था ना मेरे गले में डाल दिया। तो मतलब, और जितने हमारे तरक्की, वहाँ पे पुराने लोग भी थे, नए भी थे, तरक्की पसंद शोरा भी थे और पुराने गज़ल गो भी थे। आपका बड़ा ताल्लुक था कैफी आज़मी साहब से, अली सरदार जाफरी से, फैज़ साहब से। जी हाँ, बहुत। तरक्की पसंदी, हाँ, मुझे बहुत आपको ज़्यादा। तरक्की तो पसंद थी, लेकिन तरक्की पसंद कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे। नहीं ये बात नहीं थी। मेरे साथ तो देखिए सबका सलूक बहुत ही अच्छा रहा। पता नहीं हमने क्या क्या सुना था। हमारी वालदा से उनकी एक खाला ने आके कहा कि सुना है तुम्हारी बेटी मशायरों में जाती है। उन्होंने कहा हाँ जा तो रही है। अरे ये शायर बड़ी बुरी कौम है, इसके शादी ब्याह भी नहीं होगा, बदनाम हो जाएगी। ये लोग बहुत शराब पीते हैं और शराब पी के ये नालियों में गिर जाते हैं। मालूम नहीं कौन सी नालियाँ होती थी, कहाँ होती थी। मैंने तो ना किसी को मदहोश देखे होते देखा, ना मैंने किसी शायर को नाली में गिरते देखा। मैंने तो बल्कि स्टेज पे भी गिरते नहीं देखा किसी को। तो मैं तो बहुत आराम से गई। हाँ, इतना ये हुआ कि मुझ पर पाबंदी, ये सब जिगर साहब की तालीमात थी, क्योंकि वो मेरे नाना के दोस्त थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बिटिया, हम तुमको 2-1 बातें समझाते हैं, तुम ज़रूर मशायरे में जाओ। जब तुम्हें अल्लाह ने ये सिफत दी है कि तुम शेर कह सकती हो, तो ये ज़रूर तुम जाना चाहो जाओ, मगर ज़रा अपने लिबास और अपने ढप पे एहतियात रखो। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई दाद दे तो तुम्हें झुक झुक के सलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि जिगर साहब, ये तो फिर लोग बुरा मानेंगे कि हम तारीफ़ कर रहे हैं और ये तो लड़की हमें सलाम भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा औरत का दर्जा बहुत बड़ा है, उसके शेर सुने, उनसे खुश हों, महजूज हों, मगर आपका दर्जा ये नहीं है कि आप झुक के सलाम करें। तो मैंने कहा कि फिर इजहार तशक्कुर किस तरह से हो? तो उन्होंने कहा इजहार तशक्कुर का एक तरीक़ा ये भी है कि आप गज़ल पढ़ें, हल्का सा सर की खफीफ जुम्बिश से आप इजहार तशक्कुर, जिस सर की खफीफ
जुम्बिश जुम्बिश से वालिदैन बगैर मर्जी की शादियां भी पीछे से सर दबा के करवा देते वो करते। तो ये आप वो करते हैं। तो मैंने उनकी कुछ नसीहतों पे अमल किया और फिर घर वालों ने मशायरे की एक वर्दी सिलवा दी मेरे लिए, सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद शलवार और सफ़ेद बड़ा दुपट्टा, और इसके अलावा मुझे कोई पहनने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि दिल तो मेरा चाहता था कि मेरा अच्छा सा दुपट्टा हो, अच्छी सी कमीज़ हो, हेलो, मगर मैं सफ़ेद कपड़े पहन के मशायरों में जाती थी। बाद में मेरे मियाँ इसका मुझे ताना भी देते थे कि भाई तुमने तो मशायरे की वर्दी बिल्कुल छोड़ दी। मतलब ये कि बड़े बड़े अजीब थोड़ा वाक़यात। आगे चले ना, वहां से जी। आपकी शादी हो गई हाँ, वो तो होना थी, हालांकि लोगों को उम्मीद और नहीं शादी थी। भी आपकी माजिद भाई से हो गई। जी हाँ, और माजिद भाई एक बहुत आला सरकारी अफसर भी थे जी हाँ, जी हाँ। और उम्र का फर्क भी काफी ज्यादा था। देखिए, तो हमारी बेगम हमसे 14 साल छोटी हैं, तो जब भी उन्हें लगता है कि यार हमारा बड़ा फर्क है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ज़ारा आपा के जो शौहर थे वो उनसे 20 साल बड़े थे, तो थोड़ी सी तसल्ली कर देती है ना चाहते हुए। ये बात नहीं है। एक तो ये इसमें थोड़ा सा वो है, एग्जेजरेशन है। 20 साल बड़े नहीं थे, चलिए 15 साल भी काफ़ी होते हैं, 16 साल भी काफ़ी होते हैं। लेकिन खैर, उस शादी के बाद सबसे अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने मुझे शायरी वायरी से बिल्कुल नहीं रोका, न कभी ये तफ्तीश की कि ये तुमने लिखा है कि इसमें लफ्ज़ तुम किसके लिए आया है, वो किसके लिए आया है। इस किस्म की तफ्तीश उन्होंने कभी नहीं की। इससे भी मुझे बड़ी आसानी रही। लेकिन आपका एक शेर है, जी यानी कि एक से दिल से मोहब्बत की, जी, वो वाला शेर तो सुनाएं आप। जिससे मोहब्बत थी। नहीं, आप वो शेर सुनाएं जरा, ताकि इनको पता चले कि आप मोहब्बत कर सकती थी। नहीं, मसलन देखिए बहुत अच्छा, वो शेर सुनाइए। आप कौन सा शेर सुनना चाहते हैं? वही आए? दोनों फर्ज निभाकर वो वाला शेर, क्या? दोनों फर्ज निभाकर वो वाला शेर। हाँ, एक से दिल से मोहब्बत की और एक के घर की खिदमत की। एक से दिल से मोहब्बत की, एक के घर की खिदमत की, दोनों फर्ज निभाकर उसने सारी उम्र इबादत की। आप जरा इसमें तो सामने का सवाल बनता है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। इसमें एक सामने का सवाल है कि एक से मोहब्बत की, एक से शादी की, तो लेकिन ये सवाल मैं नहीं करूंगा। बिल्कुल, हेलो, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं, ये सवाल ये नहीं है। मैं चाहता हूँ आगे आए। ये जो फैज साहब और ये सब इन लोगों के साथ वहाँ लंदन और बाकी दुनिया के मामलात थे। असल में शेर जब लिखा जाता है तो उस वक्त शायर कोई और ही होता है। जी हाँ, ये बात मान ली गई और वही असल होता है। और होता है। अब यही है कि ये पूरी गज़ल अगर आप देखें तो इसमें आपको कई कैफियतें नज़र आएंगी। जी हाँ, इसमें एक शेर ये भी है कि दस्ते तलब कुछ और बढ़ाते, हाय हाय हाय, हफ तकलीम भी मिल जाते, हाय हाय हाय, हमने तो कुछ टूटे फूटे लफ्ज़ों ही पे कनात थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और जामे उल्फत बुनते आए रिश्तों के धागों से हम, वाह, जामे उल्फत बुनते आए रिश्तों के धागों से हम, उम्र की कैंची काट गई सब, काहे को इतनी मेहनत की। वाह 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 वाह। तो मैं ये जिनके आपने ये गज़ल याद दिलाई, इसलिए हर गज़ल के हर शेर का मूड अलहदा ही होता है और वो माहौल मैं तो वैसे ही बच्चों को, बच्चे जो है ना वो उस कैफियत में हैं, उसी कैफियत में जो आदमी नौजवानी में होता है। तो मैं इन्हें कहता हूँ कि बहुत फितरी बात है, लेकिन उसकी एक तहजीब होती है, उसका एक जाहिर है कि देखिए मेरा जो वक्त था ना जिसमें मेरी उम्र 15, 16, 17, 18, 19 साल की थी, वो वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा कड़ा और अहम वक्त था। नया नया पाकिस्तान, लोग तरह तरह की मुश्किलों से दो चार, तो जाहिर है
कि मेरे ऊपर भी अपने ख़ानदान की जो तब्दीलियाँ हुई थी, कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए थे, और फिर 2-3 साल में जानी नुकसान बहुत हुए थे, इन सब का असर था। तो इनका बहुत था। अननोन सा खानदान है। हाँ। अनवर मकसूद इनके भाई हैं, हाँ, ये लोग सब शुगरा बाजी इनकी बहन है, फातिमा सुरिया बजिया इनकी बहन है, बीबीसी वाली सारा बाजी इनकी बहन थी। तो बहुत ही यानी अननोन से लोग हैदराबाद दक्कन में, तो इनके नाना। वो ज़माना बड़ा अजीब था। देखिए, एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ, कितनी तब्दीली आई है। हमको एक ऐसे घर में रहना पड़ा जिस घर में दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं थे। अब बड़ी मुश्किल थी, तो मेरी वालदा ने चादरें वादरें लेके कुछ करके कुछ खिड़कियों को वो कवर कर लिया था। तो हमारी एक रिश्तेदार ने पूछा कि भाई, तुम लड़कियों के साथ ऐसे घर में रह रही हो जिसमें ना खिड़कियां हैं ना दरवाजे, तुम्हें डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा, बीबी ये पाकिस्तान है, यहाँ किसकी हिम्मत है कि किसी की तरफ आंख उठा के देख सके। तो पाकिस्तान का वो वक्त भी हमको याद है। हम समझते थे, हम बसों में अपने बैठ जाते थे, स्कूल चले जाते थे, बसों से वापस आते थे, ना कोई बदतमीज़ी करता था, ना कोई फ़करा कसता था। हमने तो कभी कुछ ये देखा ही नहीं था। देखिए, एक कत्ल हो गया था उस ज़माने में, बेगम जूनागढ़ ने अपनी किसी कनीज़ को मारा और दफन कर दिया। आप यकीन मानिए, पूरा पाकिस्तान हिल गया था। हर अखबार में इसकी सुर्खी थी, हर अखबार में डिटेल आती थी। और अब हाल ये है कि रोज़ाना कत्ल होते हैं और हम उसको टेलीविज़न पे भी देखते हैं, बातों में भी हम कर लेते हैं। ज़ारा पर इस पे ना मैं आपसे सुनूंगा, वो सवाद की बच्ची जो पैदा होने से पहले मार दी गई, वो नज्म सुनाएं आप। उसका भी वो आप लोगों ने सुनी होगी। नहीं सुनाएं। उसके तर्जुमे भी बहुत हुए। मैंने ये रिपोर्ट देखी एक, अब बच्चियों को पैदा होने से पहले ख़त्म कर रहे हैं। गाँवों में ये बहुत हो रहा है, क्योंकि अब 300-400 रुपए लगते हैं, तो वो बता देते हैं कि लड़की होने वाली है या लड़का, तो वो 300 रुपये खर्च करके अगर लड़की होने वाली है तो उसे ख़त्म करवा देते हैं। ज़रा आप नज्म सुनाएं। नज्म सुनाएं। वो ये है कि मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। गर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते, मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता, मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। तेरी लोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ, अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेजाब का सुरमा लग जाता। हाय हाय। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेजाब का सुरमा लग जाता, सट्टे वट्टे में बढ़ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। मेरी रोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ, अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई। तो पाकिस्तान की अखलाकियात, पाकिस्तान की तहजीब मैंने जो देख ली, वो हमेशा मैं अपने बच्चों को और अब उनके बच्चों को सुनाती रहती हूँ, और इसी उम्मीद पे ज़िंदा हूँ कि जब मैं पढ़े लिखे जवान लड़कों को देखती हूँ कि जो अपनी तहजीब पे भी को भी जानना चाहते हैं और पाकिस्तान से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बाहर जाने से कतराते हैं, ऐसे लोग बड़े काबिल कदर हैं जिन्होंने अपनी तालीम को, अपने इल्म को अपने वतन के लिए महदूद करके रखा है। और ज़रा पर यहाँ तो खैर कोई 20 मुल्कों से आए हुए लोग हैं, आपकी बच्ची सीढ़ी पे आसमा शिराजी बैठी हुई है, कोई तकब्बुर नहीं है। और ये सारे बच्चे अब देखें
अब कोई दीवारें ही तोड़े तो कोई जगह बनेगी। तो आप ये शिकवा तो कम करें कि बच्चे आप अपने बुजुर्गों को, अपने अदीबों की इज्जत नहीं करते। तो आप इनको एक दो जुमले तौसीफी कहें ना, ये जो वापस जोड़ रहे हैं अपने समाज से। नहीं, देखिए मैंने अभी यही कहा कि मैं अक्सर और बेशतर जब तक आसिफ फर्रुखी मरहूम जिंदा थे वो ये करते थे कि महीने 2 महीने में वो अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को ले आते थे मेरे पास, और वहीं हम ज़मीन पे बैठ जाते थे और वो मुझसे तरह तरह के सवाल करते थे और बड़े अच्छे सवाल करते थे। वो जानना चाहते थे, वो और मज़ीद जानना चाहते थे जो उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में नहीं मिल रहा था। वो अपनी पुरानी तहजीब के बारे में, ये अजमल सिराज का सड़कों के बेटा है, बारे बहुत में खूबसूरत वो शायर है। जानना चाहते थे। ये मोमिन। आसिफ के बाद ये सिलसिला मुनक़ता हुआ। फिर भी अब इनाम ने मुझसे कहा है और भी कई लोगों ने कहा है कि अगर आपके पास फुर्सत हो तो हम बच्चों को लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके पास बैठ के बात करना चाहते हैं। देखिए, मशायराना ज़िंदगी का एक दौर था, वो गुज़र गया। बहुत दिनों तक मैंने शेर भी नहीं कहा, लेकिन उसके बाद फिर वापस शेर लिखना शुरू किया। लेकिन मेरे मियाँ का जिस नौकरी के हलक़े से ताल्लुक़ था, वो हलक़ा भी बड़ा अजीब व गरीब था। तो उसमें मशायरे वग़ैरह की उस ज़माने में ये मुनासिब नहीं था कि कोई सरकारी मुलाजिम की बीवी जाके मशायरा पढ़े, और बड़े सरकारी मुलाजिम की। ना मतलब ठीक से ना पढ़े। तो लेकिन उन्होंने न कभी इस चीज़ को माइंड किया, न मेरे बुज़ुर्गों ने किया। मैं तो आराम से जो मशायरा अच्छा लगता था वहाँ चली जाती थी। एक मशायरे का किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। पिंडी में एक मशायरा था, अच्छा मशायरा, और सर्दी थी बहुत थी। हुआ ये कि अल्लाह गरीक़ रहमत करे, क़य्यूम नज़र साहब, वो जो मशायरे के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी। क़य्यूम नज़र साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि इस मशायरे में हम सब शायरों की बेइज्जती की गई है, तो हम वॉकआउट करते। और सारे शायर उठ के चले गए। अब स्टेज सेक्रेटरी, मैं, दोनों स्टेज पे रह गए। मेरी तो टांगें कांपने लगी। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये तो पूरा मशायरा ही ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने देखा कि स्टेज के कोने में एक आदमी सर झुकाए बैठा है, ऐसे जैसे ये सोहेल बड़ा ही सर झुकाए बैठा बैठा। है। उसने मुझसे कहा कि बीबी परेशान न हो, हम संभाल लेंगे। मैंने कहा आप कौन हैं? मैंने कहा मेरा नाम हबीब जालिब है। हाय हाय हाय। अब मैं नहीं गया, मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, हबीब जालिब ने पढ़ना शुरू किया, और मशायरा खूब अच्छा चलता गया। इधर बाहर बैठे शोरा में ये बेचैनी हुई। हालांकि सूफ़ी साहब थे, सूफ़ी साहब ने क़य्यूम नज़र साहब से कहा भी, ओ बैजा 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 क्या छोड़ो, मगर वो नहीं, उन्होंने सुना। लेकिन फिर शायर खुद वापस आए और मशायरा मुझ पर और हबीब जालिब पर बहुत अच्छी तरह ख़त्म भी हो गया। तो एक किस्सा है ये ज़िंदगी का, बाकी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ज़रा अब आप बोलिए। हाँ, नहीं बताएं, हाँ, तो पूछिए। ये और हर लिखने वाले का फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर लिखे। तो मैं आपको जो ग़ज़ा के ऊपर मैंने लिखा है वो मैं सुना देती हूँ। ज़रा आप अपनी किताब का नाम भी इन बच्चों को बताएं कि जो आपकी किताब छप रही है, और आपके पब्लिशर की गलती की वजह से उसने इनका फ़ोन उठाना छोड़ दिया, इन सब बच्चों के हाथ में होती है। किताब के नाम पे हो सकता है लोगों को शायद वो हो। आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा इसको करीब कर लें अपने करीब। मैंने किताब का नाम परस्तीदम रखा है। ये है ये जिस मिसरे से निकाला है सुना है। कि परस्तीदम तराशीदम परस्तीदम शिकस्तम, मैंने तराशीदम नाम रखा है। ज़रा ये माइक ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ये नहीं, ये वाला जिसमें रोशन हो गई है उसकी आंखें आपको देख के, आप माइक की तराशीद आवाज़ आ रही है अब आपको? जी, तराशीदम मैंने नाम रखा है। एक तो गालिब का मिसरा है, वामान किए शौक तराशे है पनाहे, और एक अपना शेर लिखा है कि लफ्ज़ों की तराश से बने हैं इस आलम रंगोबू में चेहरे। वाह वाह वाह। बस तो ज़रा अब एक आप
पहले मैं आपको एक गजल सुना जी दूं। जी वही वही। कहीं कहीं कोई रास्ता निकलता रहता है। हाय। अच्छा ये तुम लोगों के लिए है। जब तुम्हें आवाज आ लगे रही कि है? सफोकेशन है। कहीं कहीं कोई रास्ता निकलता रहता है, इसीलिए तो मुसाफिर भटकता रहता है। वाह वाह हवाएं चार तरफ और चराग हाथों में, वाह वाह वाह। हवाएं चार तरफ और चराग हाथों में, वो चलती रहती हैं और ये भी जलता रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो चलती रहती हैं और ये भी जलता रहता है। सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती, वाह सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है। हजार कोहे गरां रास्तों में हाइल हूँ, हजार कोहे गरां रास्तों में हाइल हूँ, निकलना चाहे तो चश्मा निकलता रहता है। वाह वाह। कहीं कहीं कोई रास्ता निकलता रहता है, इसीलिए तो मुसाफिर भटकता रहता है। आगे कभी बढ़े ही नहीं, कफस का दर भी खुला था मगर उड़े ही नहीं। वाह हमारी दीद रही साहिलों तलक महदूद, वाह। हमारी दीद रही साहिलों तलक महदूद, के एतमाद के दरिया कभी चढ़े ही नहीं। वाह। इस पे भी सवाल था लेकिन नहीं पूछूंगा। है सवाल? इसमें सवाल निकलता है लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। जरूर जरूर पूछिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जरा हाँ। घर आके जी पूछूंगा, घर आके पूछूंगा। अब ये गज़ा है, एक नज्म। जी। बिल्लूरी आंखें, हाय। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं जिनकी लाशें हम देखते हैं। ठहरी हुई बिल्लूरी आंखें, खून आलूद सुनहरे बाल, ओह। मुर्दा माओं के सीनों से लिपटे हुए महताब मिसाल, सुभान। खाक का ढेर मकाओ मकी, कौन कहाँ मालूम नहीं। वाह गजा। काठ की गुड़िया भी जिंदा, रूई का भालू पाइंदा, वाह 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 वाह। खेल हाल ने आकर छीन लिया, क्या माजी क्या आइंदा, खेलने वाले सब मुर्दा, खेलने वाले सब मुर्दा। ये